हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नए कंटेंट के साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की इतिहास का सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके 6 भाग आप लोग इसके पहले देख चुके हैं। इन 6 भागों में हम ये चीज तो समझते जा रहे हैं कि ये दुनिया जो है जैसी आज है, ये किन रास्तों से गुजरकर ऐसी बनी है। इस भूमंडलीकृत विश्व बनने की जो प्रक्रिया थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होती हमको दिखाई देती है और धीरे धीरे बढ़ते हुए रेशम मार्ग पर पहुंचती है। रेशम मार्ग का पतन होता है। रेशम मार्ग के पतन के बाद कोलंबस अमेरिका खोजता है और वास्को डे गामा भारत आने का मार्ग खोज लेता है। उधर से कोलंबस ने अमेरिका क्या खोजा? अमेरिका की शामत आ गई। इधर अफ्रीका में जंगलों में पाए जाने वाले मच्छरों से होने वाले मलेरिया की दवाई ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने बना ली, तो अफ्रीकियों की भी शामत आ गई। और दूबरे और दो अषाढ़, या हम यूं कहें कि करेला और नीम चढ़ा, वैसे ही वो लोग अंदर जाकर अफ्रीकी कबीलाइयों को अपना गुलाम तो बना ही चुके थे, लेकिन उनसे काम कराने में असफल हो गए थे। उसी बीच रेंडर पेस्ट यानी मवेशी प्लेग फैला और वे जो कबीलाई लोग थे जो जमीन और जानवरों पर आधारित जीवन जीते थे, वे मजबूर हो गए उनके मवेशियों की मृत्यु के साथ इन लोगों का गुलाम बनने को। यह चीज हमने देखी। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा अनुबंधित श्रमिकों की व्यवस्था कि पुरानी दास प्रथा से नई दास प्रथा तक का ये जो यात्रा थी, यही गिरमिटिया व्यवस्था थी। कि पुरानी दास व्यवस्था 1833 में ब्रिटिश सरकार ने समाप्त की। 1834 से अनुबंधित श्रमिकों की व्यवस्था लागू की जो भारत में लागू हुई। भारत से अनुबंधित श्रमिक यानी एग्रीमेंट पर दस्तखत करने वाले श्रमिक, जो एग्रीमेंट को गिरमिट बोलते थे, गिरमिटिया मजदूर कहलाए और कैरेबियाई द्वीप, त्रिनिदाद, गुआना, सूरीनाम गए, फिजी गए, मॉरिशस गए, सीलोन गए, मलाया गए और असम में भी इन लोगों ने काम किया। इसको देखा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि क्या भारत से केवल मजदूर ही बाहर गए? क्या भारत के पैसे वाले लोग या भारत के अमीर लोग या भारत के लोग अपनी तरफ से व्यापार करने के लिए नहीं गए होंगे? जी हां, आज के इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि भारत से जो उद्यमी थे, जो फाइनेंसर्स थे, वो बाहर कैसे गए, उनके बाहर जाने का उद्देश्य क्या था। और इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो व्यापार हो रहा था ब्रिटेन के साथ, वह किस तरह का व्यापार हो रहा था। क्या एक तरफा व्यापार था? क्या व्यापार में कोई संतुलन था या क्या था? इसको जानेंगे और समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 और इसका भाग 7 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। 19वीं शताब्दी में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी उसको हम पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे विदेश में भारतीय उद्यमी, और दूसरा सब टॉपिक्स होगा भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। पाठ का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना इस पाठ के अंतर्गत भाग 7 है। इस पूरे भूमंडलीकृत विश्व के बनना में वैश्विक अंतर संबंधों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है। इस पर अब ज्यादा चर्चा करने की हमको आवश्यकता नहीं है कि यहां पर हमने क्या जाना और क्या समझा। 19वीं सदी की जो दुनिया है उसमें भूमंडलीकरण कैसे होता है उसका भी आज हम आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। विदेश में भारतीय उद्यमी और भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम इसको आरंभ करते हैं। विदेश में भारतीय उद्यमी, तो यहां पर हम देखते हैं कि विदेशों में भारतीय उद्यमी क्या करने जाते हैं। इसका भी एक इतिहास रहा है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत पहले, इसी कंटेंट में पहले वीडियो में देखा आपने, दूसरे वीडियो में देखा आपने कि भारत और चीन की जो जीडीपी थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा थी। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर सबसे ज्यादा थी तो इसका मतलब भारत में उद्योगपति भी रहे होंगे, भारत में वित्तीय प्रबंधन करने वाले लोग भी रहे होंगे। उन लोगों की संतानें 19वीं सदी तक कहीं ना कहीं अपना धन बचा के, अपनी जो पारिवारिक उद्यमशीलता उसको बचा के रखी होंगी
उसी उद्यमशीलता के किस्से को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पूरी दुनिया के बाजार के लिए, पूरे विश्व के बाजार के लिए फसलें और खाद्य पदार्थ उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती थी। तो ये पूंजी की जो आवश्यकता होती थी, इसको पूरा कौन करता था, पूंजी उपलब्ध कौन कराता था? तो आप लोगों को मैंने बताया हूं कि पूंजी का निवेश लंदन से सारी दुनिया में होता था। यानी कि बड़े खेत या बड़े बागानों के लिए पूंजी की उपलब्धता जो है वह बाजार से या बैंकों से संभव हो जाती थी। लेकिन सवाल यह आता है कि छोटा जो किसान होता था वह पूंजी की व्यवस्था कैसे करे? भाई, छोटे किसानों के पास तो यह स्थिति नहीं होती थी। बड़े जो बागान के मालिक थे उनको बाजारों से, बैंकों से पूंजी मिल रही है उधार में, तो छोटे किसानों को जब कर्जे की आवश्यकता होती तब यहीं से हमारे देसी साहूकार और महाजन, साहूकार शब्द से आप लोग परिचित होंगे मुद्रा और साख वाले अध्याय में, जहां पर हम बात करते हैं अनौपचारिक स्रोतों की, ऋण की। बस ये वही साहूकार और महाजन हैं, ये उस समय परिदृश्य में सामने आते हैं। आप लोगों ने कभी शिकारी पुरी के श्रॉफ और नट्टू कोट्टई के चेट्टियारों के बारे में सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि ये शब्द हमारे लिए बिल्कुल नए हैं। ये जो लोग हैं ये उस समय पे छोटे किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए बैंकर्स की भूमिका निभाते थे। और इनमें से तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निर्यात की जाने वाली खेती के लिए कर्ज देते थे। तो ये जो है, ये हो गया पूर्वी एशिया, ये हो गया दक्षिणी एशिया और ये हो गया मध्य एशिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक बड़े क्षेत्र में ये लोग धन उपलब्ध कराने का काम करते थे। अब ये लोग जो है पैसे की व्यवस्था या तो इनके पास अपनी खुद की पूंजी होती थी, उससे देते थे, या यूरोपीय बैंकों से ये कर्ज लेते और उस कर्ज को फिर इन छोटे व्यापारियों को और छोटे किसानों को दिया करते थे। ये लाइन एक नंबर का सवाल बनाती है कि ये जो भारत के देसी साहूकार और महाजन थे, ये कर्ज देने के लिए पैसों की व्यवस्था कहां से करते थे? तो इनके लिए दो स्रोत थे, या तो उनके पास अपनी जमा पूंजी होती थी, उससे पैसा लगाते थे, या यूरोप के बैंकों से ये खुद कर्ज लेते और फिर ये दूसरों को देते थे। अब इसके लिए इन्होंने एक बड़ी सुव्यवस्थित पद्धति को डेवलप करके रखा था। इन्होंने इसके लिए व्यावसायिक संगठन और बड़ी प्यारा सिस्टम डेवलप किया था, जो हमारे भारत का देसी स्वरूप कहलाता है, हुंडी व्यवस्था। इनके लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग औद्योगिक केंद्रों पर अपने ऑफिस बना के बैठा करते, एक कागज लेके जाते जिसको हुंडी बोला करते, उस हुंडी के माध्यम से वहां उनको पैसे उपलब्ध करा दिए जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने एक पैसे उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था विकसित करके रखी थी। अब ये लोगों की अगर अपन बात करें तो सोचो, ये इतने तेज थे कि अफ्रीका में जहां पर यूरोपीय उपनिवेशकार पहुंचे थे, कितनी मेहनत करके पहुंचे थे, आपको याद है ना? खदानों के लिए उन्होंने मिशनरीज भेजी, इसके बाद में अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाने के लिए वहां उत्तराधिकार के नियमों में बदलाव किए, मजदूरों को बाड़ा बनाकर उनमें बंद कर लिया, इतनी मेहनत की। और उनके पीछे पीछे हमारे भारतीय महाजन और ये व्यापारी। अब इनके साथ साथ हैदराबादी सिंधियों की बात अगर हम करते हैं तो ये हैदराबादी सिंधी तो उन यूरोपीय उपनिवेशकारों से भी आगे निकल गए। इन्होंने 1860 के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज एम्पोरियम? एम्पोरियम किसे कहते हैं? तो आजकल जैसे शॉपिंग मॉल है ना, बस इसी तरह के कुछ यूनिक मटेरियल्स बेचने के केंद्र एम्पोरियम कहलाते थे, यानी एक आउटलेट। इनको आप अपनी सामान्य भाषा में शॉपिंग मॉल ही समझ लो। तो ये जो केंद्र दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े बंदरगाह, ये अलेक्जेंड्रिया, जिसको संसार का पहला ग्लोबल शहर कहा जाता है, अलेप्पो, बसरा, माचा, जेद्दा और इधर मस्कट, चंदर अब्बास, बैंटम, ये तमाम जगहों पर ये जो हैदराबादी सिंधी थे इन्होंने अपने एम्पोरियम खोल दिए। इन एम्पोरियम पर आकर्षक स्थानीय चीजें मिलती, विदेशी चीजें मिलती, महंगे दामों में बेचते, उससे पैसा इकट्ठा करते और उस पैसे को ये लोग कर्जे पर दे दिया करते।
ये एक बड़ा फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के प्रॉपर प्रबंध थे। और जब जलपोतों में स्टीम इंजन लग गया, जलपोतों का आकार बढ़ गया, वो थोड़े आरामदायक हो गए, तो पर्यटक भी काफी मात्रा में इन जगहों पर पहुंचने लगे, उनकी संख्या बढ़ने लगी, तो इन हैदराबादी सिंधियों का व्यापार भी बढ़ने लगा। इनको अपन अलग अलग समझते हैं। नट्टू कोट्टई के चेट्टियार की अगर हम बात करें तो नट्टू कोट्टई के चेट्टियार ये जो है ये मद्रास के, अगर हम ये नट्टू कोट्टई के चेट्टियार की बात करें तो ये लोग का जो मूल स्थान है वो मद्रास का चेट्टीनाड है। यहां पर इन लोगों को नागर थार नाम से जाना जाता था। हालांकि आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, इनको केवल इतना याद रखो ताकि आपके जो अवचेतन है, आपका जो मस्तिष्क है, आपकी जो याददाश्त है उसमें सुरक्षित रह जाए कि नट्टू कोट्टई के चेट्टियार जो है मद्रास के चेट्टीनाड नाम की जगह के निवासी थे। इसी तरह हैदराबाद के सिंधी की अपन बात करें तो आपको याद आता होगा भारत का हैदराबाद, तो बिल्कुल नहीं, ये पाकिस्तानी हैदराबाद की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये जो पाकिस्तान में वर्तमान में हैदराबाद है, पहले भारत में हुआ करता था। यहाँ के जो सिंधी हैं ये व्यापार का काम करते थे, ये वो हैदराबादी सिंधी हैं। और शिकारपुरी की बात करें तो शिकारपुरी भी वर्तमान में जो है ये मुल्तान सिंध का बोलन दर्रे का जो है एक कस्बा बस्ती थी, इसको काबुल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। यहाँ के ये श्रॉफ हुआ करते थे। तो इस तरह से नट्टू कोट्टई के चेट्टियार, हैदराबादी सिंधी और शिकारपुरी के श्रॉफ जो थे वे भारतीय उद्यमी थे, जिन्होंने विदेशों में विदेशी व्यापार के लिए, विदेशी निर्यातोन्मुखी खेती के लिए अपनी जेब से या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेकर छोटे किसानों और साहूकारों को बांटा था। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको देखा और समझा। केवल गिरमिटिया मजदूर नहीं थे जिन्होंने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में योगदान दिया, उनके साथ में क्या बीता, क्या गुजरा, ये अपन देख चुके हैं। लेकिन इस प्रक्रिया ने, इस कष्ट ने भी भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तो बढ़ाया ही। इसी तरह से जो भारतीय उद्यमी लोग थे, नट्टू कोट्टई के चेट्टियार, शिकारपुरी के श्रॉफ या हैदराबाद के सिंधी, इन्होंने भी हुंडी व्यवस्था के माध्यम से पूरी दुनिया में पैसे देने का काम किया, छोटे साहूकारों को और छोटे किसानों को, छोटे उद्योगपतियों को, दुकानदारों को। यहां तक हमने देख लिया। अब अपन एक नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं कि ब्रिटेन का भारत के साथ व्यापार कैसे चल रहा है। मुक्त व्यापार की नीति ब्रिटेन ने 1846 में अपनाई। वो मुक्त व्यापार की नीति का मतलब यह होता है कि अपने देश को लाभ देने के लिए दुनिया के किसी भी देश को जितना चाहे लूट लो, और उस लूट की प्रक्रिया में भारत को अपना उपनिवेश बना लेता है वो। और इस तरह से भारत जो ब्रिटेन का एक कोहिनूर हीरा था, इसने दुनिया भर के साथ होने वाले व्यापार में एक अहम भूमिका निभाई। अब आप सोचिए, वो भारत जिसकी जीडीपी एक दौर में 24% हुआ करती थी, वो भारत जो ब्रिटेन के लोगों को कपड़ा और खाना दिया करता था, आज वो भारत उन्हीं ब्रिटिशर्स का गुलाम होकर रह गया है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। हम सब कृत संकल्पित हैं, अच्छी पढ़ाई करके, अपने राष्ट्र के प्रति अच्छी चेतना जागृत करके, कि एक बार फिर से हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन भारत को विश्व गुरु का इस तमगा छीनने वाले इस ब्रिटिश ने भारत के साथ किस तरह कुटिलतापूर्वक व्यापार किया, चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। भारत और यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप और यूरोप, दोनों को आप इस मानचित्र में बहुत अच्छे से देख रहे हैं। भारत में जो कपास होती थी वो बड़ी महीन कपास थी और इससे बने कपड़े का पूरी दुनिया में बोलबाला था। महीन कपास को यूरोपीय देशों के लिए निर्यात किया जाता था। ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन फिर बाकी यूरोप में इसको निर्यात करता था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण आया, और जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण आया तो वहां पर भी लोकल में कपास उत्पादन होने लगा। और जब वहां पर कपास उत्पादन होने लगा तब फिर वहां के जो कपास उगाने वाले लोग थे, वहां के जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने अपनी सरकारों से मांग की कि कपास के आयात पर प्रभु जी अब रोक लगा दो। आपको याद आया कॉर्न लॉ। जैसे ही वहां फैक्ट्रियां डली, फैक्ट्रियों के लिए जब मजदूर बढ़े तो भोजन की मांग बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, भोजन की मांग बढ़ी, भोजन की मांग बढ़ी तो कॉर्न लॉ लागू किया गया।
कॉर्न लॉ की वजह से ब्रिटेन संकट में फंस गया था, जिसको 1846 में हटा दिया। अब वही परिस्थिति यहां पर दोबारा आ रही है। कपास का उत्पादन वहां बढ़ रहा है, वहां पर कपड़ा उद्योग बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है लोकल का आदमी चाहेगा कि अब भारत की महीन कपास, अच्छी कपास क्यों आए, उस पर रोक लगा दो। तो यहां पर भारत के कपास पर रोक लग जाती है और भारत से बने हुए जो कपड़े थे उन कपड़ों को ब्रिटेन में लाने के लिए सीधे रोकना तो उनके लिए संभव नहीं था, तो उन्होंने उस पर सीमा शुल्क लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दी। मतलब ब्रिटेन की सीमा के अंदर जब कपड़ा आएगा तो उस कपड़े पर एक निर्धारित मात्रा में टैक्स आरोपित कर दिया जाएगा, जिससे वह कपड़ा महंगा हो जाएगा और ब्रिटेन में बिकना कम हो जाएगा या धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत से आने वाली कपास पर भी रोक लगा दी। अब इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर यह पड़ेगा कि 19वीं सदी की शुरुआत से ब्रिटिश का जो कपड़ा उत्पादक था ब्रिटेन का, वो दूसरे देशों में भी, दूसरे देश के अन्य देशों में जो कपड़ा बाजार थे वहां पर अपना कपड़ा बेचने के लिए मार्केट की तलाश कर रहा था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपने देश में कपड़ा बनाया, अपने देश में बेचा। अब पूरी दुनिया में नए कपड़ा बाजारों में भी ब्रिटेन का कपड़ा जाने लगा। अब इसका असर क्या पड़ेगा देखो। सीमा शुल्क व्यवस्था होने के कारण ब्रिटेन के व्यापारी भारत का बना हुआ कपड़ा खरीद नहीं रहे हैं, तो अब भारत का जो कपड़ा था, निर्मित कपड़ा, उस पर सीमा शुल्क लग चुका है और ब्रिटेन ने एक तरह से भारत को बेदखल कर दिया। ब्रिटेन के कपड़ा बाजार ने भारतीय कपड़ा बाजार को बेदखल कर दिया। अब भारतीय कपड़ा बाजार दुनिया में नए बाजार की तलाश में जाएगा और नया बाजार उसको इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ब्रिटेन भी सारी दुनिया में अपने कपड़ों का निर्यात कर रहा है ब्रिटेन से। अब इसको अपन आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो इस तरह से आपको दिखेगा कि सन 1800 में भारत से निर्यात होने वाला सूती कपड़ा 30% था। 15 साल बाद इसमें आधी गिरावट आ गई, 15% रह गया और 70 साल बाद ये केवल 3% रह गया। सोचिए आप किस तरह से जब ब्रिटेन ने भारत के कपास पर रोक लगा दी, भारत के कपड़ों पर सीमा शुल्क ला दिया, तो भारत का निर्यात प्रभावित हुआ। सन 1800 में होने वाला 30% निर्यात 3% पर आकर सिमट गया। अब आप समझिए कि जब भारत से निर्यात बंद हो गया तो भारत निर्यात किस चीज का करेगा? क्या भारतीय वस्तुओं के लिए दुनिया का बाजार बंद हो गया? आपको समझ में तो आ रहा है ना कि किस तरह से ब्रिटेन में जब कपड़ा उद्योग बढ़ा तो वहां के लोगों ने, वहां के किसानों ने, वहां के व्यापारियों ने बोला अब हमारी कपास यहां के उद्योगों में लगेगी, भारत से आने वाली कपास पे आप रोक लगा दो। रोक लगा दी। भारत से बन के आने वाले कपड़ों पे कस्टम ड्यूटी लगा दो, लगा दी। अब भारतीय व्यापार ठप, भारतीय निर्यात होने वाली वस्तुएं बंद। अब भारतीयों के लिए दुनिया के बाजार भी बंद हो गए, चूंकि मशीनों से बना, फैक्ट्रियों से बना हुआ प्रोडक्ट दुनिया में जा रहा है। यानी अगर अपन आंकड़ों में देखें तो सन 1800 में 30% सूती कपड़ा विदेशों को निर्यात होता था, 70 साल बाद 3% रह गया। अब आपके दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि क्या भारत का व्यापार ठप हो गया? क्या भारत से किसी भी वस्तु का निर्यात बंद हो गया? चलिए देखते हैं इसमें क्या नाटकीय बदलाव आने वाला है। चलो समझते। भारत से होने वाला निर्यात जो था वो किस तरह से बदला, चलो अपन उसको देखते हैं। अब क्या हो रहा था, हमने पहले देखा निर्मित वस्तुएं, निर्मित यानी भारत से बना हुआ कपड़ा जो सीधे पहना जा सकता है, उसके निर्यात में कमी आई और उतनी ही तेजी से भारत से कच्चा माल विदेश जाने लगा, खासकर ब्रिटेन जाने लगा। यानी आप यहां पर इसको बहुत अच्छे से समझिए कि भारत से जो निर्यात हो रही है वस्तुएं, इस निर्यात होने वाली वस्तुओं में कच्चा माल जो है वो बढ़ गया और बने हुए कपड़े जो है वो निर्यात होना कम हो गए। यानी 1812 से 1871 के बीच इन लगभग 60 सालों का अपन डाटा देखें
तो कपास का निर्यात जो 1812 में 5% था वह बढ़कर हो गया 35%। कच्चे कपास का निर्यात बढ़ गया और बने हुए कपड़ों का आयात गिर गया। कपड़ों को रंगने वाले नील का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता। और ये नील की खेती के बारे में अपन ने भारत में राष्ट्रवाद में पढ़ा है। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण में इसी नील की खेती के खिलाफ हुआ था। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया गया था, इसी नील के खिलाफ किया गया था। तो इस नील का निर्यात भी बढ़ गया। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि भारत से चीन के लिए ये एक नंबर का सवाल भी बनता है। ये वाली लाइन जो यहां पर आपको दिख रही है, ये 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा। सत्य असत्य में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो भारत से अफीम जो है तैयार होती, अफीम का बोलबाला था और ये अफीम पहुंचने लगी चीन को। और चीन जो, चूंकि भारत की सरकार कौन थी? अंग्रेजों की सरकार थी। भारत में जो अफीम उगती वो चीन भेजते और उस चीन से जो अफीम के बदले में मिलता था पैसा, उस पैसे से ये लोग चाय पत्ती चीन से खरीदते और वो चाय पत्ती इंग्लैंड भेजी जाती थी। इसकी भी एक रोचक कहानी, चलो उसको मैं सुना ही देता हूं। क्या हुआ था, चीन के जो बंदरगाह थे वहां पर जो चीनी श्रमिक काम किया करते थे, उनको अफीम खाने की आदत लग गई भारत से जाने वाले श्रमिकों के माध्यम से। धीरे धीरे करके उस चीनी साम्राज्य में अफीम की ऐसी लत लगी कि 25% लोग अफीम खाने लगे। अंग्रेजों ने इसको नंबर 2 में सप्लाई शुरू कर दिया, ग्रे मार्केट के माध्यम से। आखिर में चीन के जो राजा थे उसको मजबूर कर दिया कि हमसे आप अफीम खरीदो। इसके पहले क्या होता था कि चीन की चाय पत्ती इंग्लैंड जाया करती थी और चीन का राजा इंग्लैंड से चाय पत्ती के बदले में चांदी मांगा करता था, जो कि बड़े घाटे का सौदा था। अब इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने चीनियों को अफीम का शिकार बनाया, अफीम की लत लगा दी। अब अफीम की मांग बढ़ी तो भारत से अफीम चीन भेजा जाने लगा और चीन से जो पैसा मिलता उस चीन से कई बार फ्री में भी कम दामों में चाय पत्ती वहां भेजी जाने लगी और चांदी का जो इंग्लैंड से चीन की तरफ प्रवाह था वो रुक गया। तो ये कहानी कुछ ऐसी थी। तो भारत के अफीम, चीन की चाय और इंग्लैंड की चांदी की कहानी कुछ ऐसी थी। चलिए अब देखते हैं कि इन ब्रिटिशर्स का भारत के साथ में व्यापार किस तरह से आगे बढ़ा। चलिए देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई। भारत से ब्रिटेन जाने वाला खाद्यान्न और कच्चे माल के निर्यात में बेतहाशा वृद्धि हुई, बहुत तेज वृद्धि हुई। एक तरह से भारत जो है केवल खाद्यान्न और कच्चे माल को निर्यात करने वाला देश बनकर रह गया और बदले में इंग्लैंड से निर्मित वस्तुएं भारत आने लगी। ब्रिटेन के फैक्ट्रियों में बना हुआ औद्योगिक उत्पाद भारत आने लगा। अब इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या था कि ये आपको दिख रहा है यहां पर ये आपको दिख रहा है, ये है ब्रिटेन, नीचे आपको ये दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है इंडिया, यहां पर आपको ये दिख रहा है। अब भारत से जो खाद्यान्न और कच्चा माल का निर्यात इंग्लैंड होता उसका मूल्य बहुत कम होता और इंग्लैंड से जो प्रोडक्ट भारत आता उसका मूल्य अधिक होता। तो इस तरह से अगर हम देखें कि भारत का जो निर्यात था, मान लो भारत से कोई चीज निर्यात की, उसकी कीमत 100 रुपये है, यह हो गया निर्यात की कीमत, और आयात जो हुआ उसकी कीमत अधिक है, उसकी कीमत हुई कितनी? 120 रुपये। तो अगर हम निर्यात में से आयात को घटाएंगे तो भारत को 20 रुपये का घाटा हुआ। भारत के व्यापार को 20 रुपये का घाटा हो रहा है, चूंकि उसका निर्यात 100 रुपये का है और आयात 120 रुपये का है। तो ये जो घाटा है ये किसके फेवर में गया? ये फेवर में गया ब्रिटेन के, यानी ब्रिटेन को इसका लाभ हुआ। और नुकसान किसको हुआ? भारत को नुकसान हुआ। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है वह व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता।
हमेशा ब्रिटेन को लाभ होता और ब्रिटेन व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता। अब अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि व्यापार अधिशेष क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि निर्यात जब किसी देश का कम हो और आयात अधिक हो जाए, तब उस स्थिति में जिस देश से आयात हो रहा है वह व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता है। समझ गए ना आप? ठीक है ना? इस तरह से अपन कह सकते हैं कि व्यापार अधिशेष का मतलब हमारे देश की तुलना में दूसरे देश को व्यापार से ज्यादा लाभ हो रहा है। अब होता क्या था कि ये जो भारत से ब्रिटेन को लाभ होता था, इस लाभ के सहारे दूसरे देशों से होने वाले घाटे की भरपाई इंग्लैंड कर लेता था। कैसे? इंग्लैंड का जो व्यापार है वह दुनिया के बहुत सारे देशों से हो रहा है। फ्रांस से हो रहा है, जर्मनी से हो रहा है, रूस से हो रहा है, और उसके जो उपनिवेश हैं बहुत सारे, श्रीलंका है, चीन है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये उसके उपनिवेश हैं। तो अनेक पक्ष हो गए व्यापार के, जितने देश उतने पक्ष। तो किसी जगह से अगर घाटा हो रहा है तो उसका मुकाबला किसी अन्य देश से कर लिया। जो घाटे की जो भरपाई है उसमें सबसे ज्यादा मदद भारत ने की, और 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का जो रूप है वह इस भारतीय व्यापार ने तय किया। अब बात अपन आगे करते हैं कि ये जो ब्रिटेन है जो व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता था, तो ये जो भारत से एक्स्ट्रा पैसा इसको मिलता था, इस पैसे का वो करता क्या था? इस पैसे का वह प्रयोग, व्यापार अधिशेष से हासिल राशि का प्रयोग वह होम चार्जेस में करता था। अब नया प्रश्न, नया शब्द फिर सामने आ गया, होम चार्जेस यानी देशी खर्चा। देशी खर्चा यानी ब्रिटेन का देशी खर्चा। तो होम चार्जेस यानी व्यापार अधिशेष का प्रयोग नंबर 1 दूसरे देशों से होने वाली व्यापारिक हानि को पूरा करने के लिए करते थे। दूसरा, होम चार्जेस में करते थे। होम चार्जेस का मतलब ब्रिटेन के अफसरों की वेतन और भत्ते की व्यवस्था इस एक्स्ट्रा पैसे से की जाती, और तो और भारत में काम करने वाले जो ब्रिटिश अफसर हुआ करते थे और रिटायरमेंट के बाद जब वो वापस इंग्लैंड पहुंचते तो उनका पैसा भी इसी व्यापार अधिशेष से प्राप्त पैसों से उनको पेंशन इत्यादि दी जाती थी। तो इस तरह से भारत से होने वाले व्यापार से इंग्लैंड अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालता और भारत को अपना कीमती उपनिवेश बनाकर रखे हुए था। तो इस तरह आप लोगों ने बहुत अच्छे से भारतीय व्यापार को समझा, भारतीय व्यापार किस तरह से घाटे में आया, ब्रिटेन किस तरह से लाभ में आया। ब्रिटेन जब लाभ में आया तो उसको कहते हैं व्यापार अधिशेष। जब आयात और निर्यात बराबर होता है तो वह कहलाता है व्यापार संतुलन। लेकिन जब आयात की राशि ज्यादा हो, निर्यात की राशि कम हो, तब यह कहलाता है घाटे का संतुलन, घाटे का व्यापार। और सामने वाला देश था ब्रिटेन, तो वह रह गया लाभ में, यानी व्यापार अधिशेष की स्थिति में। अब उस व्यापार अधिशेष का प्रयोग वह अपने ब्रितानी अफसरों की पेंशन, उनकी वेतन और अन्य घरेलू खर्चों में किया करता था। और इस तरह से जो भारत था वह उपनिवेशवाद के मकड़ जाल में जबरदस्त तरीके से इस दौर में जकड़ चुका था। अब इस उपनिवेश से ब्रिटेन के लोग पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए थे, क्योंकि भारत से होने वाले लाभ से अन्य जगहों से होने वाले घाटे का लेवल पूरा कर लिया जाता था। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा, जाना। अब स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्नों को आप हल कर लें तो ये समझ जाइएगा, यदि इन प्रश्नों का हल आपसे हो जाता है, इनके उत्तर आपको मिल जाते हैं, इसका मतलब ये वाला कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब अगले कंटेंट में थोड़ी सी चीजें बदलेंगी। क्या बदलेंगी? कि क्या ये जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है ये निर्बाध गति से वंदे भारत ट्रेन में बैठ के इसी तरह से फर्राटेदार चल रही थी? नहीं, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को एक जोर का धक्का लगने वाला है। वो धक्का किस रूप में लगेगा, कैसे लगेगा और उससे फिर कैसे उभरेंगे, इनको देखेंगे हम आने वाले कंटेंट में, जिसको हम अगला कंटेंट जो आएगा उसको हम एक तरह से डीग्लोबलाइजेशन की स्थिति भी कह सकते हैं। तो चलिए इस कंटेंट को समझ के आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं चलता हूं कि किस तरह से भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को झटका लग रहा है। आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हां, समझ गए ना, सब्सक्राइब करते रहा करो।
मन लगा रहता है, प्रेरणा मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है, लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो कंटेंट बनाने में मन लगा रहता है। तो चलिए आप लोग करिए सब्सक्राइब, मैं चलता हूं नए कंटेंट की तैयारी में। जय हिंद।